हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड यूनिट के चैप्टर जियोमॉर्फिक सिस्टम एंड इट्स कॉन्सेप्ट। हम इसमें पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक सिस्टम और उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम जानते हैं जनरल सिस्टम थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है इंटरडिपेंडेंस या इंटररिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसमें वेरियस ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप होता है। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं इकोसिस्टम में ह्यूमन काइंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अलग अलग तरीके की ऑब्जेक्ट्स हो गई और ये अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, जिसके बेसिस पे ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। अगर इसमें से बीच में कोई भी अपने टास्क परफॉर्म करना बंद कर देगा तो वहीं पे सभी का अर्थ के ऊपर एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जाना कि अगर हमें एग्जिस्टेंस बनाए रखनी है अर्थ के ऊपर, अपने सिस्टम को अगर कंट्रोल में रखना है, तो सभी को अपने अपने टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहती है टास्क के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हम समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम होता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय द टास्क। ओके, अभी हम देखते हैं कि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम मेनली 3 टाइप के होते हैं: आइसोलेटेड, क्लोज्ड एंड ओपन। चलिए अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि इसका इन्वायरमेंट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बट इसमें मास और एनर्जी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है, जैसे कि लेबोरेटरीज में केमिकल रिएक्शंस का। सेकंड है क्लोज सिस्टम। इसमें एनर्जी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बट मास का नहीं होता। जैसे जैसे कि हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का रिलेशन। जैसे हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सिर्फ एनर्जी का आदान प्रदान होता है। जैसे चंद्रमा ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसमें केवल अर्थ की एनर्जी यूज हो रही है, मास का कोई आदान प्रदान नहीं होता। थर्ड है ओपन सिस्टम। इसमें एनर्जी और मास दोनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि ड्रेनेज बेसिन, मतलब एक नदी कहीं से बहकर जा रही है और वह समुद्र में मिल रही है। इसमें नदी में जो पानी है उसका, और नदी बहती हुई आ रही है तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वह, और मिट्टी, इस सब का आदान प्रदान होता है नदी का समुद्र के साथ। तो यह है ओपन सिस्टम का एग्जांपल। तो यहाँ हमने 3 टाइप के सिस्टम के बारे में जाना। फर्स्ट है आइसोलेटेड, जिसमें एनर्जी और मास किसी का भी आदान प्रदान बाहरी एटमॉस्फेयर से नहीं होता, केमिकल रिएक्शन जिसका एग्जांपल था। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लोज सिस्टम, जिसमें हमने जाना कि मास का कुछ आदान प्रदान नहीं होता, ओनली एनर्जी का होता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इससे पृथ्वी के मास में कुछ भी घटता या बढ़ता नहीं है, ओनली पृथ्वी की एनर्जी का यूज हो रहा है जो कि ग्रेविटेशनल एनर्जी है। और लास्ट हमने जाना ओपन सिस्टम। इसमें मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे नदी और समुद्र के बीच में। तो यहाँ हमने देखा 3 टाइप के जो हमारे सिस्टम है, इन सभी में वेरियस ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती है, जो कि एक सिस्टम का एग्जांपल बनता है। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं आपको सिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सिस्टम होता है इंटरलिंक या इंटररिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय डिफरेंट टास्क, मतलब जो आपस में डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। अभी हम जानेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में जियोलॉजिस्ट ने सिस्टम को कैसे डेवलप किया है, मतलब किस किस तरीके से सिस्टम का वर्णन किया है। जियोमॉर्फोलॉजी में किस किस टाइप से सिस्टम बनाए गए हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में मेनली 4 टाइप के सिस्टम बनाए हैं। हम इसमें पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, कास्केडिंग सिस्टम, प्रोसेस रिस्पॉन्स सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। आइए अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। इसमें हम मेनली दो टाइप के फीडबैक पढ़ते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक के बारे में। पॉजिटिव फीडबैक हम एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, जैसे कि नदी एक जगह से मिट्टी उठाकर ले जा रही है, तो और वो प्रोसेस यहीं पर खत्म हो गई कि वो वहां से मिट्टी लेकर जा चुकी है। तो यह है पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक में हम जानेंगे कि समुद्र एक जगह से मिट्टी लेकर जा रहा है, पर दूसरी लहर आकर वहां पर और मिट्टी डिपॉजिट कर रही है। तो यह प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक। सेकंड है हमारा कास्केडिंग सिस्टम। इसमें हम समझेंगे कि जैसे कि मिट्टी जो है नदी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाकर डिपॉजिट कर रही है, तो इसमें दो बार हमारे सब सिस्टम बने हैं। जैसे एक बार जहां से मिट्टी उठाई वह सिस्टम, उसके बाद दूसरी जगह जहां पर डिपॉजिट की वह सिस्टम। तो यह है सीरीज ऑफ सब सिस्टम बनी, जिसे कास्केडिंग सिस्टम कहा जाता है। थर्ड वन हम पढ़ेंगे प्रोसेस रिस्पांस सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम और कास्केडिंग सिस्टम दोनों यूनिट हो रखे हैं, मतलब एक साथ है दोनों। अगर सब सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक देखा जाए तो यह प्रोसेस रिस्पांस सिस्टम कहलाता है। लास्ट वन हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि कास्केडिंग सिस्टम में बाहरी जैसे कि इंसान, ह्यूमन काइंड कोई चेंज कर दे तो यह कहलाता है कंट्रोल सिस्टम। जैसे कि नदी एक जगह मिट्टी जमा कर रही है और ह्यूमन बीइंग अपने यूज के लिए उस मिट्टी को वहां से ले जाए, तो यह कहलाता है कंट्रोल सिस्टम।
तो यहाँ हमने जाना 4 टाइप के जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। पहला है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है कैस्केडिंग सिस्टम, मतलब सीरीज ऑफ सब सिस्टम को कैस्केडिंग सिस्टम कहते हैं। प्रोसेस सिस्टम मतलब मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम और कैस्केडिंग सिस्टम दोनों यूनाइटेड हो गए। अगर कैस्केडिंग सिस्टम में हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को कंसीडर करने लगेंगे तो उसको प्रोसेस रिस्पॉन्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल सिस्टम। अगर कैस्केडिंग सिस्टम के अंदर मतलब अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है और उसके बीच में अगर कोई ह्यूमन इंटरवेंस कर देता है या हस्तक्षेप करता है तो उसको कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अभी हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक सिस्टम एंड इट्स कॉन्सेप्ट के बारे में। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में फॉर्म एंड प्रोसेस के बारे में। इसमें फॉर्म जो होती है वो मेनली होती है कि लैंड फॉर्म की कंप्लीट नॉलेज जो हमें प्रोवाइड करती है। इसमें जो फॉर्म है वो तीन टाइप की जानकारी देती है हमें, तीन टाइप की, जिसमें पहला है कंस्टिट्यूएंट, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी वगैरह। सेकंड है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें हम पढ़ते हैं शेप एंड साइज, डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं हर एक लैंडफॉर्म की और अलग अलग साइज के होते हैं, ये हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मास फ्लो, इसमें हम जानते हैं कि क्या वेलोसिटी होती है फ्लो की। नेक्स्ट है प्रोसेस, कोई एजेंट जो कोई काम परफॉर्म करते हैं वो हम पढ़ते हैं प्रोसेस में, जैसे कि एजेंट्स लाइक हवा, पानी आदि। इसमें दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वे होती है जो अर्थ सरफेस के ऊपर काम करती हैं और एंडोजेनिक प्रोसेसेस वे होती हैं जो अर्थ सरफेस के अंदर काम करती हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स एंड जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक वैली का जिसमें स्लोप बना हुआ होता है, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसमें उस स्लोप की मिट्टी और वहां पे होने वाला फ्लो ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। जैसे अगर वहां की मिट्टी लूज हुई तो वो ज्यादा स्लोप बनाएगी और अगर वह मिट्टी में जकड़न ज्यादा हुई तो वो स्लोप कम बनाएगी। तो इसमें हमने जाना कि जो जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है वो फॉर्म से कैसे इंटरलिंक करती है। अभी हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें स्टेट कांस्टेंट रहे, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस भी दोनों बराबर रहे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस, मतलब कोई भी लैंडफॉर्म है अगर उसको बनाने के लिए जो फोर्स काम कर रहे हैं, जितने फोर्स काम कर रहे हैं उतने ही फोर्स उसको डेनुडेशंस मतलब उसको बिगाड़ने के लिए, उसका इरोजन करने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो मतलब दोनों फोर्स अगर बराबर रहे उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है वो कब अचीव होता है, जब कोई भी मतलब लैंडफॉर्म्स है अगर वो बिगड़ने लग रहा है तो वो वापस बाउंस बैक अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाए, मतलब दोबारा बन जाए। उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम समुद्र के किनारे पर। समुद्र में जो पानी रहता है वो किनारे की मिट्टी को उठा के वापस ले आता है, लेकिन बाद में जब पानी वापस आता है तो कहीं और से उठाई हुई मिट्टी को वो वहाँ पे वापस ला के रख देता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके स्लोप में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता। तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। जितना एनर्जी समुंदर उस मिट्टी को वहाँ से उठाने के लिए यूज़ कर रहा है, सेम एनर्जी कहीं और से उठाई मिट्टी को वहाँ पे रखने के लिए भी यूज़ कर रहा है। तो ये जो स्टेट है ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। होप आपको समझ में आ गया होगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम जियोमॉर्फिकल थ्रेशोल्ड। जियोमॉर्फिकल थ्रेशोल्ड क्या होता है, कोई भी एक लैंडफॉर्म्स रहता है उसको बनाए रखने के लिए कुछ एनर्जी काम कर रही होती है उसके ऊपर। अगर उस एनर्जी से ऊपर उसके ऊपर कोई भारी फोर्स लगता है देन उस लैंडफॉर्म्स में कुछ चेंज आने लग जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम, नदी है, इधर उधर से मिट्टी का कटाव करके ला रही है और सारी मिट्टी उसके अंदर जमा होती चल रही है, लेकिन एक ऐसा कांस्टेंट टाइम आएगा जब वो सारी मिट्टी को अपने पास नहीं रख सकती, तो वो किसी किनारे के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी को जमा करने लग जाती है। तो जो ये समय आ रहा है कि वो अपनी मिट्टी को, सारी मिट्टी को अपने पास नहीं रख पा रही, ये थ्रेशोल्ड टाइम मतलब थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उसको क्रॉस करने के बाद में उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है, उसके बाद में वो जमा करने लगती है। तो इस स्टेज को थ्रेशोल्ड स्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स क्या होता है, अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग एजेंट या मल्टीपल लेवल पे किसी भी लैंडफॉर्म्स के ऊपर काम हो रहा है और उसके बाद में कुछ चेंज आता है उसके अंदर, वो सिंगल लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम फिर से नदी का ही एग्जाम्पल देखते हैं। नदी हाँ इधर से मिट्टी उठा ली, वहाँ से उठा ली, अलग अलग जगह से मिट्टी का कटाव करते हुए चल रही है, लेकिन वो लैंडफॉर्म्स एक ही क्रिएट कर रही है उसके बाद में, एक ही जगह किनारे के ऊपर वो सारा रेत इकट्ठा कर रही है। तो यहाँ पे जो मिट्टी उठाई जा रही है, मिट्टी का कटाव किया जा रहा है, वो अलग अलग जगह पे हो रहा है, और मिट्टी जब वो जमा कर रही है वो एक ही जगह पे कर रही है, वहाँ पे मुहाना बना रही है जहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स। नेक्स्ट और लास्ट हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी का है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी वही है इक्विलिब्रियम वाली जो हमने आपको बताया कि एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहती है और लैंडफॉर्म्स रिमेंस स्टडी ऑल द डेनुडेशंस प्रोसेस कंटिन्यू इन रिड्यूसिंग द लैंडफॉर्म। इसका मतलब यह है कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हालांकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस लैंडफॉर्म्स को तोड़ने के लिए, जैसे कि इरोजन हो गया, लैंडफॉर्म्स के अंदर लैंडस्लाइड हो गया, ये सब करने के लिए काफ़ी एजेंट उसके ऊपर वर्क करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको बनाने के लिए भी काफ़ी एजेंट्स उसको सपोर्ट करने के लिए भी वर्क करते रहते हैं। मतलब जितनी फोर्स लैंडफॉर्म्स को तोड़ने के लिए लग रही है उतनी वो फोर्स लैंडफॉर्म्स को बनाने के लिए भी लगी पड़ी है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी आपको इससे समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।